By the mid-1840s, there were signs of an economic recovery of sorts. 1840 में यहाँ विशेष प्रकार के पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई दिए गए. Many British officials had begun to realize that the settlement of the 1820 had been harsh. The revenue demands were exorbitant. The system rested and the peasant economy on the verge of collapse. अब कुछ अधिकारी ऐसे हुए जिन्होंने ये माना, जिनको ये महसूस हुआ कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी जो बंदोबस्त था वो बहुत ही हार्श था, कठोरतापूर्ण था. मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था, व्यवस्था कठोर और लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था. So, the revenue demand was moderated to encourage peasants to expand cultivation. After 1845, agricultural prices recovered steadily. अब देखिए ऐसे में क्या किया गया, जो ये व्यवस्था थी, मतलब किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि वो खेती को बढ़ावा दें और इसके लिए राजस्व संबंधी मांग को कुछ कम किया गया. और 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें धीरे धीरे जो थी वो बढ़ने लग गई थी. और मूविंग इन cultivators were now extending their acreage, moving into new areas and transforming pasture land into cultivated fields. और कल्टीवेटर्स जो थे, किसान लोग जो थे, उन्होंने नए नए इलाकों में गए और उन्होंने जितनी भी पेस्टर लैंड थी, मतलब जो भी पशुपालक भूमि थी, उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया था. But to expand cultivation, peasants needed more plough and cattle. They needed money to buy seeds and land. For all this, they had to turn once again to moneylender for loan. But उन्हें बीजों की ज़रूरत थी, ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी. इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाताओं के पास ऋण लेने के लिए जाना पड़ा. Now then came the cotton boom. अब फिर कपास में तेजी आई. देखिए, before the 1860, 3/4 of raw cotton imports from Britain came from America. देखिए 3/4 जो कॉटन थी वो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए अमेरिका से आती थी. ठीक है, और इसके अलावा कहाँ से आती थी? अमेरिका से आती थी. ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर हैड फॉर लॉन्ग बीन वरीड अबाउट दिस इंडिपेंडेंस ऑन अमेरिकन सप्लाईज. अब जो ये ब्रिटिश कॉटन के मैन्युफैक्चरर थे, उनको चिंता थी कि अगर अमेरिका से उनकी सप्लाई बंद हो जाती है तो वो क्या करेंगे. इन 1857 द कॉटन असेंबली एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन ब्रिटेन. अब देखिए 1857 में ब्रिटेन में एक कॉटन सप्लाई संघ, इसका मीन्स होता है कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई 1857 में. इसको याद रखिएगा. एंड इन 1859 द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वॉज फॉर्म्ड. मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई थी? 1859 में. 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी. देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू एनकरेज कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इसका मुख्य मोटिव क्या था? ये जो कि हर संसार के पूरे हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कपास को ग्रो करें, कपास का उत्पादन करें. For its growth, India was seen as a country that could supply cotton to Lancashire if the American supply dried up. तो ये देखा गया कि अगर अमेरिका से आने वाली सप्लाई बंद हो जाती है तो भारत भी एक अच्छा स्रोत उनके लिए बन सकता है. It possessed suitable soil, a climate favorable to cotton cultivation and cheap labor. क्योंकि यहाँ की जलवायु और भूमि दोनों ही कपास के लिए अच्छी हैं और यहाँ सस्ता श्रम भी मिल सकता है. But when the American Civil War broken in 1861, देखिए अमेरिकन सिविल वॉर कब हुआ था? 1861 में हुआ था. A wave of panic spread through cotton crisis circles in Britain. Raw cotton imports from America fell to less than 3% of the normal. देखिए अब क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन में अमेरिका से आने वाली जो कपास थी उसमें भारी गिरावट आ गई थी.
So they gave advance to urban sahukar who to turn extended credit to those rural moneylenders who promised to secure the product. When there is a boom in the market, credit easily for those who give out loan feel secure at the recovering their money. देखिए अब क्या हुआ, अब ये जो साहूकार थे आसानी से लोगों को ऋण दे देते थे, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट में बूम आ रहा है, मतलब उछाल आ रहा है, और उनके जो मनी है वो पूरी तरह से सिक्योर है. This development had a profound impact on the Deccan countryside. The riots in the Deccan villages suddenly found access to seemingly limitless credit. और इस समय में जो भी गांव के जो लोग थे उनको आसानी से असीमित ऋण उपलब्ध हो जाता था. They were being given ₹100 as advance for every acre they planted with cotton. और उनको 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाती थी, एडवांस राशि दी जाती थी. साहूकार्स वर मोर देन विलिंग टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन्स. और साहूकार भी लॉन्ग टर्म ऋण देने के लिए तैयार हो जाते थे. लॉन्ग टर्म मीन्स लंबे समय के लिए ऋण देने के लिए तैयार हो जाते थे. वाइल द अमेरिकन क्राइसिस कंटिन्यू, कॉटन प्रोडक्शन इन बॉम्बे डक्कन एक्सपेंडेड बिटवीन 1860 एंड 1864. कॉटन एक्रेज डबल्ड. देखिए अब जैसे अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन जो था वो बढ़ता चला जा रहा था. बट दीज बूम ईयर्स डिड नॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी. ऑल कॉटन प्रोड्यूसर्स, सम रिच पीजेंट्स डिड गेन, बट फॉर द लार्ज मेजॉरिटी कॉटन एक्सपेंशन मींट हैवियर डेबिट. देखिए अब ये जो कपास का उत्पादन में वृद्धि हो रही थी इसका लाभ सभी किसानों को नहीं मिल रहा था, केवल कुछ धनी लोगों को ही इसका लाभ मिल पा रहा था. अधिकांश लोग जो थे वो ऋण के बोझ में दबते जा रहे थे. नाउ द क्रेडिट ड्राइड अप. अब देखिए वैसे तो जो इंडियंस थे उनको ये था कि वहाँ जो अमेरिका में वो मतलब अमेरिका का स्थान इंडिया को मिल जाएगा, बट उनके जो ये ड्रीम्स थे ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए. और एज द सिविल वॉर एंडेड, मतलब सिविल वॉर जो अमेरिका में एंडेड हुआ था वो 1865 में एंड हो गया था इसका. ठीक है, अमेरिका का जो सिविल वॉर था दैट वाज एंडेड इन 1865. 1865 में ये ख़त्म हो गया था. अब एज द सिविल वॉर ended, production in America revived and Indian exports to Britain steadily declined. और जैसे जैसे अमेरिका से दोबारा से इनका कपास आनी शुरू हो गई तो भारतीय कपास के लिए यहाँ पे गिरावट आना शुरू हो गया था. एक्सपोर्ट मर्चेंट्स and sahukars in Maharashtra were no longer keen to extending long-term credit. They could see the demand for Indian cotton fail and cotton prices slide downwards, so they decided to close down their operations, restrict their advances to peasants, and demand repayment of outstanding debits. अब देखिए महाराष्ट्र के जो निर्यातक व्यापारी थे और साहूकार थे उनको ये था कि अब वो लंबे समय के लिए ऋण नहीं दे सकते थे, और क्योंकि भारतीय कपास की अब ब्रिटेन में मांग घटती जा रही थी और कपास की कीमतों में गिरावट आने के कारण उनका जो कार्य व्यवहार था उन्होंने बंद कर दिया. किसानों को जो एडवांस पेमेंट दी जाती थी वो बंद कर दी और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय उन्होंने ले लिया था. While credit dried up, the revenue demand increased. The first revenue settlement, as we have seen, was in the 1820 and 1830. Now it was time for the next, and in the new settlement, the demand was increased dramatically from 50 to 100%. देखिए अब वैसे तो क्रेडिट के जो उनके सोर्सेज थे वो सूखते चले जा रहे थे, बंद होते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजस्व की जो मांग थी वो भी बढ़ा दी गई थी. ये जो मांग थी 50 से लेकर 50% तक कर दी गई थी. अब जो रॉयत से वो कैसे इस मांग को पूरा कर सकते थे, तो इसके लिए उनको दोबारा से फिर अपना वहाँ जाना पड़ेगा, अपने जो मनी लैंडर्स हैं उनसे उधार लेने के लिए. द एक्सपीरियंसेस ऑफ इनजस्टिस, अन्याय का अनुभव करना. द रिफ्यूज़ल ऑफ मनी लैंडर्स टू एक्सटेंड लोन्स एनकरेज द रॉयट्स विद इन्फ्यूरिएटेड them was not simply that they had go deeper and deeper into debt or that they were utterly dependent on the moneylender for survival, but that moneylenders were being insensitive to their plight. The moneylenders were violating the customary norms of the countryside.
अब देखिए जैसे जैसे ऋणदाताओं ने ऋण देने से इनकार कर दिया तो समुदाय जो था, रैयत समुदाय में गुस्सा बढ़ गया। और वो इस बात के लिए गुस्सा नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में डूबे जा रहे हैं अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण तरह से निर्भर हैं, बल्कि वे इस बात से ज़्यादा नाराज़ थे कि ऋणदाता जो हैं वो इतने संवेदनशील हो गए हैं कि उनकी हालात पर कोई तरस भी नहीं खा रहा है। The rats came to see the moneylender as devious and deceitful. They complained of moneylenders manipulating laws and forging accounts. In 1859, the British passed a limitation law that stated that the loan bonds signed between moneylender and rat would have validity for only 3 years. अब देखिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, इन्होंने जो साहूकार थे उन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी गई थी। अब किसी भी प्रकार का कोई ऋण उनको नहीं दिया जाता था और जो भी लोन दिया जाता था उनके बंध बनाए जाते थे, जिसमें कि जो मनी लेंडर है और रैयत है, किसान है और साहूकार है, उन दोनों की साइन होते थे। और ये जो ऋण बंध थे ये 3 इयर्स के लिए होते थे। और अगर when a new bond was signed, the unpaid balance, that is original loan, and the accumulated interest was entered as the principal on which a new set of interest charges was calculated. और अगर पुराना ऋण नहीं चुका पाते थे तो उसको भी नए ऋण बंधन में भरवाने लगे। और जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई राशि को भी उसमें इकट्ठा कर दिया जाता था, जिससे जो ये थे मतलब किसान लोग थे, रैयत लोग थे, उनकी दशा बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। नाउ द डक्कन रॉयट्स कमीशन, दक्कन दंगा आयोग। When the revolt spread in the Deccan, the government of Bombay was initially unwilling to see it as anything serious, but the government of India, worried by the memory of 1857, pressurized the government of Bombay to set up a commission of inquiry to investigate into the causes of the riots. The commission produced a report that was presented to the British Parliament 1878. देखिए अब वैसे तो जो बम्बई की सरकार थी उसने इन दंगों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया था, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए जांच आयोग बनाए। और आयोग ने एक रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी। एंड दिस रिपोर्ट रेफर टू एज द दक्कन रॉयट्स रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट को दक्कन रॉयट रिपोर्ट कहा जाता है, दंगा रिपोर्ट इसको कहा जाता है। प्रोवाइड हिस्टोरियंस विद अ लार्ज ऑफ सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ द रॉयट। और इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द रॉय स्प्रेड रिकॉर्डेड statements of Roy Sahukars and eyewitnesses, complied statistical data on revenue rates, prices and interest rates in different regions, and collected the report sent by district collectors. अब देखिए आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों, चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।